कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि ग्रह सूर्य से कुछ ग्रह एक निश्चित दूरी पर अस्त हो जाते हैं। अब सूर्य कभी अस्त नहीं होते, सूर्य सभी ग्रहों को अस्त करते हैं, और राहु तथा केतु कभी अस्त नहीं होते सूर्य से। ये सूर्य और चंद्रमा को स्वयं ग्रहण लगा सकते हैं, तो इन्हें कोई अस्त नहीं कर सकता। ये स्वयं ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा को। और ध्यान दीजिए, आपके सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लग जाए या आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खराब हो जाए तो आधी कुंडली को सूर्य और चंद्रमा कंट्रोल करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कोई ड्रॉ मत कीजिए, यहाँ चार्ट पर दिक्कत होगा। तो सूर्य और चंद्रमा जो है आपके आधी कुंडली को कंट्रोल करते हैं, इस चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। और जब कुंडली में कोई प्रॉब्लम आप लोग ढूंढने जाते हैं और सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को देख लीजिएगा तो आधी प्रॉब्लम आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। खैर चलिए, अंश की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, चंद्रमा की बात करते हैं पहले। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री के दूरी पर हो, 12 डिग्री तक हो डिफरेंस इनका, तो ये अस्त माने जाते हैं। अब अस्त भी आगे मैं आप लोगों को किसी एपिसोड में किसी चार्ट को सामने रखकर बता दूंगा कि अस्त कैसे होता है। अब मान लीजिए अस्त का मतलब है सूर्य में से माइनस कर लीजिएगा उन्हें। मान लीजिए कि आपके सूर्य 25 डिग्री के हों और चंद्रमा वहीं पर आपके 20 डिग्री के हो, तो 5 डिग्री का अंतर आएगा तो अस्त हो जाएंगे। या सूर्य मान लीजिए आपके 25 डिग्री के हों, चंद्रमा 15 डिग्री के हों, तो 10 डिग्री का अंतर आएगा तो अस्त हो जाएंगे। और मोटा मोटी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई ग्रह 8 से 10 डिग्री तक मोटा मोटी अस्त होता है सूर्य से। उससे ज्यादा हो, जैसे बुध का है 14 डिग्री वक्री होने पर, शुक्र का है वक्री होने पर 9 डिग्री, या गुरु का 11 डिग्री, बुध का 14 डिग्री है नॉर्मल होने पर। तो ये मतलब ये है कि 10 डिग्री तक आप लोग सामान्य तौर पर मान के चलिए कि कोई ग्रह सूर्य से नजदीक होगा तो वह अस्त होता है। उससे ज्यादा होगा तो प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो चंद्रमा भी सूर्य से अस्त होते हैं। अगर सूर्य से 12 डिग्री के करीब होंगे, 12 डिग्री तक, तो ये चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य से। मंगल 17 डिग्री तक अगर करीब होंगे सूर्य से तो अस्त होंगे। अब कैसे होंगे? मान लीजिए कि 25 डिग्री के सूर्य हों और आपके 15 डिग्री के मंगल हो तो अस्त हो जाएंगे। इसी तरह आप देख लीजिएगा 12 डिग्री के हो तब भी अस्त हो जाएंगे, यानी 17 डिग्री के डिफरेंस में हो 17 डिग्री तक तब भी अस्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 17 डिग्री एक बहुत बड़ा अंतर कहा जाता है। शास्त्रों में तो दिया हुआ है 17 डिग्री, लेकिन 17 डिग्री तक अस्त नहीं मानना चाहिए। 10-12 डिग्री से ज्यादा अस्त का प्रभाव नहीं मिलता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री 12 डिग्री तक ही हुई कोई ग्रह तो भी क्लोज माना जाता है। अब बुध हो तो सूर्य से 14 डिग्री के अंश तक दूरी हो तो यह अस्त हो जाते हैं। लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं कि 90% कुंडलियों में सूर्य के साथ ही, ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य के साथ ही मिलते हैं, या अगर अलग भी होंगे तो अगले पिछले भाव में, ज्यादा दूर नहीं हो सकते। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के करीब ही होते हैं। तो कहा जाता है कि बुध को अस्त होने का उतना दोष नहीं लगता जितना अन्य ग्रहों को लगता है, क्योंकि ये सामान्यतः हमेशा सूर्य के करीब ही या साथ ही होते हैं। तो जब भी बुध की गणना आप लोगों को करनी होगी तो कम से कम ये जरूर देख लीजिएगा कि बुध जो मान लीजिए अस्त भी हो रहे हैं तो नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। सूर्य से 2 घर से ज्यादा दूरी हो तो प्रभाव देंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। या वर्गोत्तम हो, ये सब स्थिति देखकर ही कोई फैसला करना होगा। और बुध को उतना दोष नहीं लगता, फिर भी लगेगा, क्योंकि बुध आपका वाणी है, व्यापार के कारक हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। जिसके बुध अच्छे होंगे, बहुत तेज दिमाग का होगा, वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगी उस व्यक्ति की। कोई व्यापारी हो और उसके पास ग्राहक आया हो, अगर जान गया कि ये पैसे वाला है तो जिसके बुध स्ट्रांग होंगे किसी तरह से उसके पैकेट से पैसे निकाल लेगा, उतना क्वालिटी होता है उसमें। कहने का मतलब है अपने वाणी के चलते और अपने दिमाग के चलते वह अपना सामान बेचकर ही मानेगा। तो उसका बुध बहुत स्ट्रांग होता है। जो बोलने में बहुत कला जिसकी अच्छी हो, अट्रैक्टिव लच्छेदार बातें करता हो जिससे लोग प्रभावित हो जाए। कोई नेता आपने देखा होगा स्टेज पर, कोई बहुत अच्छा लीडर हो जो आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव भाषण वगैरह देता है,
या मतलब जिसके भाषण से लोग प्रभावित होते हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करता है, तो उसका मतलब यह है कि उसके बुध बहुत अच्छे हैं। तो बुध 14 डिग्री तक अंशात्मक दूरी पर सूर्य से अस्त माने जाते हैं, लेकिन अस्त का उतना प्रभाव नहीं होता, तो नवमांश वगैरह को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा गुरु की बात करें तो गुरु 11 अंश तक सूर्य से हो तो यह अस्त माने जाते हैं। 11 अंश का मतलब ये है कि मान लीजिए सूर्य 25 डिग्री के हो, गुरु 14 डिग्री के हो, तो 11 डिग्री का अंतर हो गया, तो उस स्थिति में अस्त माने जाएंगे। लेकिन 10 डिग्री तक मान के आप लोग चलिएगा, ठीक है। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र सूर्य से 10 अंश के दूरी तक हो तो यह अस्त माने जाते हैं। शनि देव सूर्य से 15 अंश के दूरी तक हो तो शनि देव अस्त माने जाते हैं सूर्य से। और बुध अगर नॉर्मल हो तो समझिए 14 अंश तक, और अगर वक्री हो बुध तो भी 14 अंश तक वो आपको अस्त माना जाएगा। और शुक्र अगर वक्री हो तो 9 अंश तक, कुंडली में देख लीजिएगा वक्री और मार्गी, 9 अंश तक अस्त माना जाएगा। तो अस्त वक्री और नॉर्मल मार्गी का एक ही करीब करीब कंसेप्ट है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इतने डिग्री तक ये ग्रह सूर्य से दूरी पर हो तो ये अस्त होते हैं। अब अस्त का प्रभाव भी आप लोगों को देखना होगा, ध्यान दीजिएगा। अस्त होने का मतलब प्रभावहीन या पूरी तरह खत्म हो जाना नहीं है। अस्त ग्रह भी अपना प्रभाव देता है। अब अस्त ग्रह है, षडबल में मजबूत है, विंशोपक बल में है, वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम, तत्व वर्गोत्तम, राशि वर्गोत्तम, अच्छे नक्षत्र में है या पुष्कर नवमांश में है, अच्छे कंडीशन में है वह ग्रह, या वक्री है, मान लीजिए शनि गुरु जैसा ग्रह अस्त हो गया है और वक्री है तो चेष्टा बल की प्राप्ति होगी उसमें, तो फिर भी अस्त होने के बाद प्रभाव देता है। और फिर भी कुछ भी ना हो तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए चंद्रमा अस्त हो गए सूर्य से, तो अस्त होने का मतलब ये तो नहीं ना कि उस व्यक्ति के पास मन ही नहीं होगा, वो कुछ सोच ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होगा। मन तो होगा, फिर भी सोचेगा तो जरूर, कल्पना तो जरूर करेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा कम करे तो प्रभाव में कमी हो जाएगी, लेकिन वह ग्रह अपना फल फिर भी देता है, कम फल देता है अस्त होने के बाद। इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को? बोलिएगा आप लोग। जी बिग बी। जी 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 बिग बी। ओके ओके जी सर। जी रहता। ओके, इसका आप लोग वीडियो दे दूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, या पैराग्राफ दे दूंगा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों के सूर्य और जो ग्रह हैं सूर्य से लेकर राहु केतु तक, वह ऊंच और नीच कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए, हाँ ये जो जगह है, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, मैं पूछूंगा तो। हाँ, ये आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, ये रेड। जी बिग बी। ओके ओके, चलिए ऊंच नीच की अवस्था मैं आप लोगों को बता देता हूँ ग्रहों की। सूर्य की बात करें, सन, जिनके मतलब सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी होते हैं, 5 नंबर स्वामी होते हैं, 5 नंबर के ये। अब सूर्य देव ध्यान दीजिएगा 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं। और अच्छे से आप लोगों को लिख देता हूं ताकि समझ में आए। सन, सन है ये 5 नंबर राशि, यानी सिंह राशि का स्वामित्व तो रखते हैं। और देखिएगा, थोड़ा सा मैं बोलूंगा उसे समझिएगा, क्योंकि माउस से बहुत अच्छा लिख नहीं पाता व्यक्ति।
और ये यहाँ नीच की बात कर ले हम। तो जो सूर्य हैं वो आपके 1 नंबर मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में 7 नंबर में नीच के होते हैं। इसके बाद चंद्रमा की बात करें तो मून है आपके, तो जो चंद्रमा है वो कर्क राशि के स्वामी हैं और यह 2 नंबर आपके वृषभ राशि में उच्च के होते हैं तथा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। वीडियो दे दूंगा, उससे आप लोग समझ जाइएगा। फिर मान लीजिए बात करें मंगल की, मार्स। अब मंगल की बात करें तो मंगल देव मेष और वृश्चिक यानी 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी होते हैं और मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं 10 नंबर में और कर्क राशि में या नीच के होते हैं। ठीक है। इसके बाद बुध की बात करें, आपके मरकरी, तो मरकरी आपके मिथुन और कन्या यानी कि 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी होते हैं और मरकरी जो है कन्या राशि में 6 नंबर, अपने ही राशि में इकलौते ऐसे ग्रह हैं कि उच्च के होते हैं और यह मीन राशि यानी गुरु की राशि में नीच होते हैं। इसके बाद बात करें गुरु की, जुपिटर। जुपिटर जो है धनु और मीन यानी 9 और 12 नंबर राशि के स्वामी होते हैं और यह कर्क राशि यानी कि 4 नंबर चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं और यह मकर राशि यानी शनि की राशि में नीच के होते हैं। इसके बाद बात करें अगर शुक्र की तो वीनस, आपका जो वीनस है वह वृषभ और तुला यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी होता है और जो शुक्र देव हैं वो 12 नंबर मीन राशि में उच्च के होते हैं और 6 नंबर कन्या राशि में नीच के होते हैं। इसके बाद शनि की बात करें तो सैटर्न जो हैं आपके वह मकर यानी 10 नंबर और 11 नंबर राशि के स्वामी होते हैं और यह शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि मंगल की राशि में नीच के होते हैं। तो ये रहा सूर्य से शनि तक का। अब राहु और केतु की बात करें तो राहु देव जो हैं वो मिथुन राशि में, मिथुन राशि को अपना मानते हैं, बुध की राशि को, ध्यान दीजिएगा, और मिथुन राशि में राहु देव उच्च के होते हैं और जो नीच की इनकी राशि है वो धनु राशि है। यानी कि शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि वृषभ और मिथुन में उच्च के होते हैं और वृश्चिक तथा धनु में नीच के होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये मान के चलना होगा कि जो राहु है वो मिथुन में उच्च के और धनु राशि में नीच के होते हैं और जो केतु हैं वो केतु देव आपके मिथुन राशि में नीच के और धनु राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि दोनों 180 डिग्री पर होते हैं, अपोजिट एक दूसरे के। तो दोनों, एक जहां उच्च का होगा जहां दूसरा नीच का होगा। अब यहाँ समझ लीजिए, राहु को भी लिख देता हूं। राहु आपका 3 नंबर राशि स्वामी, 3 नंबर को अपना राशि समझता है और उच्च की राशि राहु की मिथुन होगी और नीच की धनु होगी। वैसे ही केतु की बात करें तो केतु 9 नंबर को अपना राशि समझता है और यह 9 नंबर में उच्च का और 3 नंबर में नीच का होगा। तो ये है सभी ग्रहों की उच्च और नीच की अवस्था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जी बिग बी। जी सर। ओके। अब चलिए कुछ और चीजों के बारे में आप लोगों से चर्चा करता हूं। और क्या मैं आप लोगों को बताऊं आज? हाँ, 21 डिग्री तक के ऊंच के और नीच के हो जाएंगे, ये भी बता दिया जाए। हाँ, क्या चीज?
ये किस डिग्री तक के ऊंच के हो रहेंगे और किस डिग्री तक के नीच के रहेंगे? कल बताएंगे पंकज जी, धीरे धीरे आगे जी, जी। धीरे धीरे बताते जाएंगे, एक ही बार नहीं। जी अच्छा, जो जी अच्छा, पीछे चीजें छूटी हुई है ना, उसको भी कवर करना है। जी जी, कल बता देंगे कितने डिग्री तक ऊंच के और कितने डिग्री तक नीच के होंगे, ठीक है। जी। अब देखिए, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे रोग भाव का विचार हम कैसे करते हैं, क्योंकि कुंडली में आप लोगों को रोग भाव देखना जरूरी होगा आप लोगों के लिए कि कौन सा भाव किस चीज को दर्शाता है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, चार्ट अगर बनाना चाहें तो चार्ट ही बना लेते हैं। हाँ, आप लोगों को चार्ट दिख रहा है क्या? बोलिए, आप लोग, चार्ट दिख रहा है? तो ग्रहों की डिग्री का चार्ट है। अरे ये जो लग्न चार्ट है वो दिख रहा है? नहीं, लग्न चार्ट नहीं दिख रहा। नहीं सर, लग्न चार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी दिख रहा है? जी जी सर, जी बिग जी। बी। ओके, चलिए मैं बताता हूं कि किन भावों से किन रोगों का विचार किया जाता है। देखिए, जो आपका फर्स्ट हाउस है, क्योंकि रोग पर भी तो विचार करना है कुंडली से हमें, कैसे विचार करेंगे वो समझिए। जो आपका फर्स्ट हाउस है, पहला घर आपके कुंडली का, यह आपके सिर दर्द को दिखाता है, सर के दर्द को, मानसिक रोग को किसी को मिर्गी वगैरह आता हो, दिमागी परेशानी हो, ये सब चीजें फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसके बाद दिमागी कमजोरी के अलावा समस्त स्वास्थ्य को दिखाता है। आपके लग्नेश अगर अच्छे होंगे कुंडली में, लग्नेश की स्थिति अच्छी होगी, या लग्नेश स्वयं लग्न में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, या अपने उच्च की राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य हमेशा ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है। तो लग्नेश बताएगा आपके ओवरऑल स्वास्थ्य की स्थिति, और खासकर सिर दर्द और मानसिक रोग और या दिमागी परेशानी वगैरह को लग्न बताता है आपका। जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस से आपकी आंखों की परेशानी देखी जाती है, नेत्र रोग तथा कान का रोग तथा मुंह में होने वाले कोई रोग आपके मुंह में। इसके बाद दांतों की परेशानी आपके दूसरे भाव से देखी जाती है, और गले की जो स्थिति है तीसरे भाव में भी पड़ती है और दूसरे भाव में भी, तो गले की भी कुछ स्थितियां आपके दूसरे भाव से देखी जाती हैं। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव से आपके तीसरे भाव से कंठ देखा जाता है, यानी गले की प्रॉब्लम, आंख, और इसके बाद आपकी श्वास की प्रॉब्लम देखी जाती है, खांसी की स्थिति देखी जाती है, दमा वगैरह किसी का होता हो, फेफड़े की प्रॉब्लम होती हो, लूलापन वगैरह किसी में हो, वो चीज देखा जाता है तीसरे भाव से। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव से आपके हार्ट को देखा जाता है, हृदय रोग संबंधी समस्या। अब देखिए, इस कुंडली में शनि और मंगल हैं, शनि अपने राशि में है और मंगल भी यहीं पर बैठे हैं, तो शनि और मंगल की युति चौथे भाव में हो तो हार्ट डिजीज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा आने वाले समय में, कभी ना कभी प्रॉब्लम देगा, और ब्लड रिलेटेड समस्या तो देगा ही देगा। तो ये चीज यहाँ दिख रहा है। खैर, चौथे भाव से हृदय का रोग, पसलियों का रोग, मानसिक विकार भी देखा जाता है, और पागलपन, किसी व्यक्ति में पागलपन की आखिरी सीमा हो वो भी दिखाता है यह। पांचवें भाव से आपके पित्त का रोग, जिगर वगैरह जो है, या गुर्दे का रोग, गुर्दा मतलब जो किडनी वगैरह होता है वो चीज, नाभि के ऊपर का पेट और पेट से जुड़े हुए रोग पांचवें भाव से देखे जाते हैं।
छठे भाव से आपके नाभि के नीचे का अंग देखा जाता है, कमर को देखा जाता है, किडनी को देखा जाता है, अपेंडिक्स को देखा जाता है, आंतों की बीमारी कोई होती है वह छठे भाव से देखा जाता है, हर्निया वगैरह की जो बीमारी हो वह छठे भाव से देखा जाता है। इसके बाद सातवें भाव से आपके मधुमेह की बीमारी जो होती है वह प्रदर रोग संबंधी समस्या सातवें भाव से, पथरी की समस्या सातवें भाव से, गर्भाशय की समस्या आपकी सातवें भाव से देखी जाती है। आठवें भाव से जैसा कि आप सभी जानते हैं गुप्त हाउस है, यह रहस्यों का घर है, तो गुप्त रोग, जननेंद्री, वीर्य का विकार, भकंदर, मूत्र विकार आदि जो छुपे हुए रोग हैं वो सब देखे जाते हैं अष्टम हाउस से। और नाइन्थ हाउस से आपके मासिक धर्म जो होता है वह नौवें भाव से देखा जाता है, रक्त विकार कोई हो शरीर में वह नौवें भाव से देखा जाता है, वायु विकार भी नौवें भाव से देखा जाता है। इसके बाद कूल्हे का दर्द भी नौवें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव से क्या देखेंगे तो गठिए का दर्द, चर्म रोग, चमड़े का रोग, घुटने का दर्द और वायु विकार भी 10वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव से पैर में चोट लगना, पैर की हड्डी टूटना, पिंडलियां और रक्त विकार आदि 11वें भाव से देखे जाते हैं। 12वें भाव से किसी भी प्रकार का एलर्जी, कमजोरी, नेत्र विकार, आंखों की समस्या, ध्यान दीजिएगा ये भाव दूसरा और 12वां दोनों आंखों की समस्या को दिखाता है। पोलियो और प्रतिरोधक क्षमता की कमी, जितने भी लोगों की कोरोना में डेथ हुई है 12वां भाव या 12वें भाव का स्वामी जरूर पीड़ित होगा। उनमें प्रतिरोधक क्षमता की कमी ज्यादातर लोगों में होगी और वो डेथ का कारण बना होगा, क्योंकि जब आपके बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है तो रोग अटैक करते हैं, तो वो 12वां भाव दिखाता है। और देखिए नेत्र की अगर हम बात करें तो दाहिने आंख का कारक सूर्य है और बाएं आंख का कारक चंद्रमा है। तो मान लीजिए किसी के सूर्य और चंद्रमा या सूर्य पीड़ित हो या चंद्रमा पीड़ित हो तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि वो दाहिना आंख उसका डैमेज होगा या पीछे या बायां आंख डैमेज होगा। और एक चीज और देखिएगा, सूर्य और मंगल आपके कुंडली में सन और मार्स कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, किसी ना किसी समय में उस व्यक्ति की आंखों की समस्या होती ही होती है। कहीं भी हो कुंडली में सूर्य और मंगल कहीं भी, तो किसी ना किसी टाइम में आंखों की समस्या जरूर होगी। अब तो एक नेचुरल होता है कि 40 वर्ष में चश्मा लग जाना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या तो कम उम्र में चश्मा वगैरह लग जाना या ऑपरेशन वगैरह होना, ये चीज दिखाता है। ठीक है, तो समझ में आई आप लोगों को? जी बिल्कुल। अब चलिए बात करते हैं कुछ राशियों की, आप लोगों को राशियों के बारे में बता देता हूँ। और आज लंबा नहीं करेंगे आज, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आज काम में हूँ कुछ, आज इसको शॉर्ट में ही थोड़ा करेंगे। देखिए कुछ राशियों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पृथ्वी तत्व राशियां कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी तत्व राशियां यहीं पर मैं मेंशन करता हूं। अग्नि तत्व राशियों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो 1, 5 और 9 ये आपकी अग्नि तत्व फायरी साइन है, यानी कि अग्नि तत्व राशियां है। पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व राशियां, अग्नि तत्व राशियों में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। और अग्नि तत्व राशि किसी व्यक्ति की हो, मेष राशि हो, सिंह राशि हो, धनु राशि हो, नेचुरली उसमें थोड़ा एग्रेसिव नेचर और थोड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल की सोच रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, या लग्न भी अगर इनका हो ना, मेष लग्न के हो, सिंह लग्न के हो और धनु लग्न के हो, या तो ये थोड़ा एग्रेसिव जरूर होते हैं, ऊर्जा ज्यादा होती है इनमें और थोड़ी ऊंचे सोच वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। छोटा लेवल इनको पसंद नहीं आता। पृथ्वी तत्व की बात करें तो वृषभ, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व राशियां है।
वृषभ, कन्या तथा मकर ये पृथ्वी तत्व राशि है और पृथ्वी से जुड़कर रहने वाले ऐसे लोग होते हैं और मेहनती होते हैं ये लोग। वायु तत्व की बात करें तो वायु तत्व राशियां जो है वो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व प्रधानता इन राशियों में मिलती है। मिथुन में, तुला में और कुंभ में वायु तत्व की प्रधानता रहती है और जल तत्व राशियां जो हैं वो 4 यानी कर्क, 8 यानी वृश्चिक और 12 यानी मीन, यानी जल तत्व राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन होती हैं। इनमें इन राशियों, तीनों राशियों में कर्क, वृश्चिक और मीन में जल तत्व की प्रधानता होती है और ऐसे राशि के लोग थोड़े भावुक किस्म के भी होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं और इन पर सहज विश्वास किया जा सकता है। अब चर राशि की बात करें तो चर राशि जो कि चलायमान राशि कही जाती है, 1, 4, 7 और 10, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियां हैं जो हमेशा चलायमान रहती हैं। यह इन्हें काम करना पसंद होता है और ऐसे राशि के लोग बैठकर समय गुजारना या समय व्यर्थ करना नहीं जानते और मेहनती ज्यादा होते हैं चर राशि के लोग। यानी मेष, कर्क, तुला और मकर इस राशि के लोग चलायमान रहना पसंद करते हैं। स्थिर राशि की बात करें तो 2 वृषभ, सिंह, वृश्चिक, टाइम कट हो जाएगा फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखते हैं उसके बाद वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो स्थिर राशियां हैं ये स्थिर रूप से इनका स्वभाव होता है और सोच समझकर कोई कार्य करते हैं। ये द्विस्वभाव राशियां यानी ड्यूल साइन कौन सी है तो मिथुन 3 नंबर, 6 नंबर कन्या, 9 नंबर धनु और 12 नंबर मीन, ये जो राशियां हैं ये द्विस्वभाव राशियां हैं। इनके कंफ्यूजिंग माइंडेड होते हैं और डिसीजन मेकिंग में इन्हें प्रॉब्लम होता है, हमेशा सोचते रहते हैं कि कभी ये करो कभी वो करूं और इसमें थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम होता है, डिसीजन मेकिंग में कमी होता है। तो आपने समझा अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह, धनु है, पृथ्वी तत्व राशि वृष, कन्या, मकर है, वायु तत्व राशि मिथुन, तुला, कुंभ है और जल तत्व राशि कर्क, वृश्चिक और मीन है। चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है। स्थिर राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है। द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है। तो ये राशियां तत्व के रूप में और राशि के रूप में जानी जाती हैं। तो आज मैं सोच रहा हूं कि इतना से ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। अब अगर आप लोग थोड़ा सा समय दीजिएगा तो, हालांकि ये टाइम ओवर हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। मैं एक चार्ट आप लोगों को इसके बाद डालता हूं, इसी लिंक पर जुड़िए और मैं एक पुष्कर नौमांस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके, फिर से जुड़ जाइएगा आप लोग इसी पर। पुष्कर नौमांस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ मैं, इसी लिंक पर जुड़िए। देखिए फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी ग्रह आपके लग्न कुंडली में, पुष्कर नौमांस के बारे में बता रहा हूं, पुष्कर नौमांस क्या होती है ध्यान रखिएगा। आपके लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक हो तो वह आपके नौमांस कुंडली में तुला राशि में यानी तुला नौमांसा में होगा और वह ग्रह बहुत अच्छा फल देगा, सर्वोत्तम फल देता हुआ दिखेगा आपको अपनी दशा अंतरदशा में। वही अगर आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक हो और वह मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में हो तो वह आपके नवमांश कुंडली में धनु राशि में यानी धनु नवांशा में जाएगा और वह बहुत अच्छा फल देगा अपनी दशा अंतरदशा में। तो जैसा आपने देखा 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक मेष, सिंह, धनु का तुला नवमांश में जाएगा, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक अगर मेष, सिंह, धनु का कोई ग्रह हो तो वह धनु नवांश में जाएगा और यह आपके पुष्कर नवमांश में जाकर बहुत अच्छा फल देगा। अब देखिए वृषभ, कन्या और मकर का नवमांश देखिए। अब इसका इन मतलब
इन राशियों में लग्न कुंडली में आपके कोई ग्रह हो, बोलिए मत, आप लोग डिस्टर्ब होगा। अरे यार, बैकग्राउंड से आवाज मत दीजिए आप लोग, दिक्कत हो रहा है। देखिए, कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो या मकर राशि में हो, कोई भी ग्रह आपके लग्न कुंडली में वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो या मकर राशि में हो, और वह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक का हो, तो वह मीन नवांश में जाएगा। इसे समझिएगा, कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक हो और वह वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो या मकर राशि में हो, तो वह नवमांश कुंडली में आपको मीन नवमांश में, मीन राशि में मिलेगा, और वह नवमांश आपके नवमांश कुंडली में पुष्कर नवमांश में होगा, जिससे वह आपको बहुत अच्छा फल देगा। वही कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक हो और वह वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में हो, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक वृषभ, कन्या या मकर में हो, तो वह वृषभ नवांशा में होगा, यानी नवमांश कुंडली में वृषभ राशि में होगा और वह पुष्कर नवमांश में होगा और आपको सर्वोत्तम फल देगा वो। इसके बाद तीसरा नवमांश आता है मिथुन, तुला और कुंभ। तो कोई भी ग्रह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक हो, आपके लग्न कुंडली में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक हो और वह मिथुन में हो, तुला में हो या कुंभ राशि में हो, तो वह मीन नवांशा में होगा, नवमांश कुंडली में यानी मीन राशि में होगा और वह पुष्कर नवमांश में होगा। वही कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक हो, आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक हो और वह इतने डिग्री पर मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में हो, तो वह वृषभ नवांशा में होगा, नवमांश कुंडली में वृषभ राशि में होगा और वह पुष्कर नवमांश में होगा। अब चौथे नवमांश की और आखिरी नवमांश की बात करते हैं हम, कर्क, वृश्चिक और मीन। कोई भी ग्रह आपके लग्न कुंडली में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक हो। ध्यान दीजिए, कर्क राशि में आपके लग्न कुंडली में या वृश्चिक राशि में या मीन राशि में कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक हो, तो आप तो ये देखते ही कहेंगे कि भाई 0 डिग्री 1 डिग्री का ग्रह है, ये क्या फल देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में आपके लग्न कुंडली में हो, तो वह कर्क नवमांशा में जाएगा, नवमांश कुंडली में, और वह पुष्कर नवमांश में होगा और अपना श्रेष्ठ फल देगा और पूरे बल से, पूरे पावर से अपना फल देगा। पुष्कर नवमांश में जाने के बाद न सिर्फ ग्रह बलवान हो जाते हैं बल्कि बहुत शुभ भी हो जाते हैं, तो वह बहुत अच्छा फल देगा और अपना पूर्ण परिणाम देगा। इसके बाद कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक हो, आई रिपीट, कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक हो और वह कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि में हो आपके लग्न कुंडली में, तो वह कन्या नवांशा में जाएगा और पुष्कर नवमांश में होगा और अपना सर्वोत्तम फल देगा। तो आप लोगों को समझ में आई ये चीज? जी बिल्कुल। और बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? पंकज जी, एक बार तुम दिला पूजा जी, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। ओके, तो आज आप बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम यहाँ क्लोज करते हैं टॉपिक। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे पंकज जी ने पूछा कि डिग्री कितने डिग्री तक ऊंच के और कितने डिग्री तक नीच के होते हैं, वो कल बताऊंगा और कल मैं आप लोगों को भाव चलित कुंडली का विश्लेषण बताऊंगा। ठीक है?